दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लाइव वीडियो के अंदर आपसे वादा किया था कि मैं वो सारी चीजें आपको फ्री में अवेलेबल करवा के दूंगा जिसके लिए आपसे कोई ना कोई चार्ज करता है। मतलब पैसे लेकर आपको जो चीजें बताते हैं बाकी लोग, मैं आपको फ्री में वो चीजें बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी थ्योरी क्या होती है। काफी सारे बच्चे जो नेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर नेट के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, अभी अभी उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो नेट का फॉर्म भर चुके हैं, उनको लिटरेरी थ्योरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये लिटरेरी थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जब तक आप किसी वर्क का बैकग्राउंड नहीं समझते तब तक आपको वो वर्क समझ में नहीं आता। आज की इस वीडियो में आपको जरूर क्लियर हो जाएगा कि नेट के सिलेबस में लिटरेरी थ्योरी को क्यों ऐड किया गया है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। नेट की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि ये लिटरेरी थ्योरी क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये एक्चुअली है क्या। इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी नोवेल, ड्रामा या पोएम को हम लिटरेचर में जब पढ़ते हैं तो उनको पढ़ना लिटरेरी थ्योरी नहीं होता। ये एकदम अलग चीज होती है, डिफरेंट चीज होती है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं लिटरेचर के नेचर को। नहीं समझ में आएगा कि लिटरेचर का नेचर मतलब क्या। मतलब ये हमको सिखाती है कि लिटरेचर को पढ़ना कैसे है और लिटरेचर लिखा कैसे गया होगा। मैं आपको समझा के मानूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो आप किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ रहे हो, जॉन डन की पोएम को पढ़ रहे हो और उसी सेम पोएम को मैथ्यू आर्नोल्ड या टी.एस. इलियट भी पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है मैथ्यू आर्नोल्ड और टी.एस. इलियट कितने ग्रेट क्रिटिक थे, तो वो दोनों भी उस वर्क को पढ़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टी.एस. इलियट और मैथ्यू आर्नोल्ड और एक तरफ आप तीनों उस वर्क को एक ही तरह से, एक ही नजरिए से पढ़ोगे? नहीं, आप भी जानते हो। आप शायद उस वर्क के प्लॉट को पढ़ोगे, उसकी थीम को पढ़ोगे, उसके आइडियाज को पढ़ोगे, लेकिन टी.एस. इलियट और मैथ्यू आर्नोल्ड उस वर्क के थीम, प्लॉट और आइडिया से बियॉन्ड जाकर कुछ चीजें देखेंगे। यानी इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं, क्या इस चीज में खूबी है, क्या इस चीज में कमी है। इस वर्क को आर्टिस्टिक फेलियर तो नहीं कहा जा सकता। एक एक्सपीरियंस क्रिटिक की तरह वो ऐसी सब चीजें देखेंगे। अब अगर मान लो वो लोग आकर आपको किसी पोएम या नोवेल को पढ़ना सिखाएं या ड्रामा को पढ़ना सिखाएं कि ऐसे पढ़ो इसको, तो आपको कितनी डिफरेंट चीजें जानने को मिलेगी। शायद आप एक स्टेप आगे जाकर सोच सको, आपकी थिंकिंग थोड़ी ज्यादा डेवलप हो सके, अलग डायमेंशन में चीजों को देख सको। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टी.एस. इलियट आकर आपको सिखाएं, लेकिन अपनी लिटरेरी थ्योरी के जरिए वो आपको ये चीज सिखा सकते हैं। उनका वर्क ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ो तो आपको जानने को मिलेगा कि उन्होंने पोएट्री को लेकर क्या थ्योरी अपनी दी है। इसी को कहा जाता है लिटरेरी थ्योरी। अलग अलग राइटर्स ने, अलग अलग क्रिटिक्स ने टाइम टू टाइम अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। वैसे तो एज अ प्रोफेशन ये लिटरेरी थ्योरी लिटरेचर में कोई बहुत पुराना काम नहीं है। 20th सेंचुरी में बहुत फेमस हुआ था एज अ प्रोफेशन, लेकिन ये थ्योरी देने का सिलसिला बहुत लंबे टाइम से चलता आया है। चाहे आप एरिस्टोटल को ले लो, प्लेटो को ले लो, फिलिप सिडनी को ले लो, ड्राइडन को ले लो, हमारे भरतमुनि को ले लो, पोप को ले लो, शैले को ले लो, आर्नोल्ड को ले लो। इन सब ने जाने अनजाने लिटरेचर को पढ़ने के लिए अपनी अपनी थ्योरीज दी और इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये लिटरेरी थ्योरी में काम कर रहे हैं। जैसे एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स को लिखा, भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा, लंजाइनस ने ऑन द सबलाइम को लिखा। ये सारी चीजें लिटरेरी थ्योरी का पार्ट ही तो है। उम्मीद करता हूँ आपको लिटरेरी थ्योरी का बैकग्राउंड और मतलब समझ में आ गया होगा अभी तक। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 20th सेंचुरी में जब से ये लिटरेरी थ्योरी प्रोफेशन बना, मतलब अलग अलग क्रिटिक्स ने, फिलोसोफर्स ने अपने अपने आइडियाज दिए, उन सबको पढ़ा जाए। क्योंकि इस एज में आकर 20th सेंचुरी में दोस्तों ये चीजें बहुत ज्यादा मिक्स हो गई और समझने में बहुत तकलीफ होती है इस चीज को। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 1960s तक तो ये जो लिटरेरी थ्योरी थी ये सबके हाथों में नहीं थी। मतलब इसे कुछ बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी जिनमें पढ़ा जाता था। जैसे यूके और अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। लेकिन 1960s के बाद उन यूनिवर्सिटीज से बाहर आकर थ्योरी सबके हाथ में आ गई। लगभग हर जगह इनको पढ़ा जाने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में इसको ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त तब भी लोग ऐसा मान रहे थे कि लिटरेरी थ्योरी अपने टाइम से बहुत एडवांस है, तो इसको यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बच्चों को पढ़ाने की वो देनी चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को थ्योरीज पढ़ानी है, बच्चों के सिलेबस में इसको शामिल करो।
और एक्चुअली इस टाइम से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तेजी से बढ़ी। काफी लोगों को ये हजम नहीं हो रहा था, तो इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। और 1990s तक तो इस पर जितनी डिबेट्स हो रही थी ना दोस्तों, उसे देखते हुए एक नाम दिया गया द थ्योरी वॉर्स। और डिबेट्स ने इसको दबा दिया। दबा कैसे दिया कि क्या जरूरत है थ्योरीज को पढ़ने की। सारे राइटर्स थोड़ी राइटिंग करने से पहले थ्योरीज को ध्यान में रखते हैं, या पढ़ने वाले कभी थ्योरीज को ध्यान में रखते हैं। लेकिन टाइम के साथ में इस पर डिबेट्स कम हो गई। इसको पढ़ने की जरूरत है या नहीं, इस बात से ज्यादा जरूरी हमारे लिए ये बात है कि आज हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है हमारे सिलेबस के लिए। आपको हिस्ट्री समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 20th सेंचुरी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज के नाम बताता हूँ जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म, ये दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। फिर रशियन फॉर्मलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, फ्रेंच फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। या कहें कि ये उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट स्कूल्स हैं या उस टाइम के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो अपनी अपनी थ्योरीज को प्रमोट करते थे। और कहीं ना कहीं ये सारी थ्योरीज एक दूसरे के अगेंस्ट एक रिएक्शन मान लो कि एक थ्योरी से अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने अपनी एक अलग थ्योरी बना ली। सबके अपने तरीके थे, सबका अपना स्टाइल था। अब दोस्तों, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? जहां तक मैंने पढ़ा है या जहां तक मैं जानता हूं, ये कहानी शुरू होती है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म से। ये ओल्डेस्ट तरीका था किसी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करने का, यानी लिखने वाले की बायोग्राफी पर फोकस किया जाए ताकि पता चले कि राइटर ने खुद की लाइफ से इंस्पायर होकर उस वर्क को कैसे लिखा। यानी राइटर की लाइफ में क्या चल रहा था जो उसने उस वर्क को लिखा। जो वर्क आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं राइटर की खुद की लाइफ का रिफ्लेक्शन ही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस क्रिटिकल मेथड का बड़ा यूज किया। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इसका बड़ा यूज करते थे। उन्होंने जो अपना फेमस वर्क लिखा है लाइव्स ऑफ पोएट 1779-81 तक, उस वर्क के अंदर इन्होंने इस मेथड का यूज किया कि किसी भी राइटर की बायोग्राफी को समझने का मतलब है उसके वर्क को समझना। मतलब ये पुराना तरीका था कि ज्यादा गहराई में जाए बिना शॉर्टकट में समझ जाओगे किसी लिटरेरी वर्क को कि वो कैसा है अगर आप राइटर की बायोग्राफी समझ जाते हो। तो जैसे चार्ल्स डिकेंस ने अपनी शुरुआती लाइफ में यानी बचपन में बहुत गरीबी देखी, फैक्ट्रियों में काम किया, फादर उनके जेल चले गए थे और बड़ी तकलीफों में इनका बचपन गुजरा। तो आप देखोगे कि चार्ल्स डिकेंस अपनी लगभग हर नोवेल के अंदर एक गरीब बच्चा तो दिखाते ही थे। ज्यादातर नोवेल्स के अंदर एक गरीब बच्चा होगा जो ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहा होगा। तो ये उस टाइम के क्रिटिक्स का ओल्डेस्ट व्यू था, जैसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का कि किसी क्रिटिक की बायोग्राफी को समझो। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म इसके अगेंस्ट थे बिल्कुल, कि ये तरीका सही नहीं है। इससे आप टेक्स्ट में जो इमेजिनेशन का यूज किया राइटर ने उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। आप टेक्स्ट को पढ़ो, टेक्स्ट के डिवाइसेस को पढ़ो, आपके लिए वो चीजें काफी है। ऐसा कहता था न्यू क्रिटिसिज्म। आपको बताया ये एक दूसरे के अगेंस्ट एक रिएक्शन थे। आपको समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ लिटरेरी थ्योरी समझ में आ रही है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक करके आपको इन थ्योरीज को समझना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चों को एक चीज समझने में प्रॉब्लम आती है कि मार्क्सिज्म कैसे लिटरेरी थ्योरी का पार्ट हुआ, या फिर मार्क्सिज्म को लिटरेरी थ्योरी में कैसे ऐड कर दिया। क्योंकि कार्ल मार्क्स तो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, जहां तक हम जानते हैं उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी दी है अपनी। उनकी फिलोसफी का लिटरेचर से क्या लेना देना। तो दोस्तों, आप जब भी किसी लिटरेरी वर्क के अंदर क्लास कॉन्फ्लिक्ट को देखते हो, जैसे चार्ल्स डिकेंस की नोवेल हार्ड टाइम्स को पढ़ लो, तो आप कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्क को एनालाइज करोगे। या फिर ऐसे टाइप का लिटरेचर लिखने से सोसाइटी पे क्या असर पड़ रहा है, इसको हम मार्क्सिस्ट थ्योरी में पढ़ते हैं। या फिर इस वर्क ने सोसाइटी में किस तरह से कल्चरल चेंजेस लाए, इसको भी मार्क्सिस्ट थ्योरी के अंदर पढ़ा जाता है। मार्क्सिस्ट थ्योरी भी समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों, न्यू क्रिटिसिज्म जो है ना, ये 20th सेंचुरी की सबसे फेमस थ्योरी थी, लिटरेरी थ्योरी। इन सब में सबसे फेमस लिटरेरी थ्योरी और इसको सबसे तगड़ा चैलेंज किसी ने किया था तो 1950s में स्ट्रक्चरलिज्म। अब आप कहोगे कि स्ट्रक्चरलिज्म ने कैसे इसको चैलेंज किया। वैसे तो आप मेरी इस वीडियो से स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन लिटरेचर में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ।
स्ट्रक्चरलिज्म एक नए टाइप का आइडिया था, ये बताने के लिए कि टाइम के साथ जैसे जैसे वक्त बदलता है, वर्ड्स के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। जैसे एक समय पर एक वर्ड लेता हूं मैं, फेयर। फेयर वर्ड का यूज शेक्सपियर के टाइम पर किसी को ब्यूटीफुल बताने के लिए किया जाता था। आपने शेक्सपियर की कुछ सोनेट्स पढ़ी होगी, उनके अंदर वो फेयर वर्ड का यूज करते हैं किसी को ब्यूटीफुल बताने के लिए। लेकिन समय के साथ में इसी वर्ड का मतलब बदल गया। आज इस वर्ड का यूज हम किसी को खूबसूरत बताने के लिए बल्कि किसी को गोरा बताने के लिए करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म जो कहता है कि वर्ड्स पर जाओ, फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ईंट को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ईंट एक बड़ी दीवार का हिस्सा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। न्यू क्रिटिसिज्म वाले क्या बोलते थे कि लिटरेचर अपने आप में जो वर्क है वो सफिशिएंट है आपको कुछ भी समझने के लिए। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या बोलते थे इनडायरेक्टली कि ईंट को देखोगे तो आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। ईंट को देखकर आप पूरी दीवार के स्ट्रक्चर को कैसे पता लगा सकते हो। उनके कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक ग्लास है, मान लो आपको मालूम है कि ये ग्लास है, मुझे मालूम है कि ये ग्लास है, लेकिन इसको ग्लास नाम किसने दिया? हमने ही तो नाम दिया। हो सकता है किसी और लैंग्वेज में इसका कुछ और नाम हो, इसे कुछ और बोला जाता हो। ये ग्लास को ग्लास नाम हमने ही तो दिया है। तो हमारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफायर या सिग्निफाइड? क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हम ग्लास जैसी चीज को ही हटा दें तो ग्लास नाम का कोई मकसद रहेगा? अब देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रक्चरलिज्म की विचारधारा ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन चॉइस को एकदम से रिजेक्ट करती थी। ऑफ कोर्स अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ह्यूमन फ्रीडम भी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी कि ह्यूमन भी तो एक बड़े स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, हिस्सा है। वो उस स्ट्रक्चर की वजह से ही पहचाना जाता है जिस स्ट्रक्चर का वो हिस्सा है। अगर उस स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दिया जाए या उस स्ट्रक्चर से उसको अलग कर दिया जाए तो उसकी खुद की कोई औकात नहीं। दोस्तों आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म के इस आइडिया को रिजेक्ट कर रही है कि जो टेक्स्ट है अपने आप में सफिशिएंट है। अगर उसके कॉन्टेक्स्ट को ही आप नहीं समझोगे, उसके स्ट्रक्चर को ही आप नहीं समझ पाओगे, तो आप क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। एज ए लिटरेचर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लिटरेरी थ्योरी क्या बोल रही है और कौन सी थ्योरी को लिटरेचर से रिलेट किया गया है।